तो आज हम निविया ब्रांड पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जानकारी का स्रोत है यूट्यूब पर मौजूद एक केस स्टडी। और सवाल दिलचस्प है, कैसे एक फार्मासिस्ट की कह सकते हैं छोटी सी शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी स्किन केयर कंपनियों में से एक बन गई। हाँ, ये कहानी वाकई कमाल की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पहुंचती है 1911 के आसपास। तब एक क्रांतिकारी चीज हाथ लगी, यूसिरिट नाम का एक स्थायी इमल्शन। हाँ, यूसरेट, ये समझना जरूरी है। इमल्शन मतलब तेल और पानी का एक टिकाऊ मिक्सचर। पहले ये स्टेबल नहीं होता था। अच्छा। इसी यूसरेट ने वो पहली स्थिर तेल और पानी वाली क्रीम मुमकिन की। एकदम बर्फ जैसी सफेद। बिल्कुल, और इसीलिए नाम पड़ा नीविया। लैटिन शब्द नीवियस मतलब स्नोई वाइट, बर्फीला सफेद। और जो बात यहाँ और भी दिलचस्प है, वो सिर्फ क्रीम का बनना नहीं है, बल्कि 1925 में हुआ एक बड़ा बदलाव। 1925 क्या हुआ था? उन्होंने अपनी जानी पहचानी सफेद पैकेजिंग बदल दी। ओके, और लेकर आए वो मशहूर नीला टिन। हाँ, वो नीला टिन तो आज भी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ रंग बदलना नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। ब्रांड को एक नई मॉडर्न पहचान देना, और साथ ही उसके जो कोर वैल्यूज थे, विश्वास, देखभाल, अपनापन, ट्रस्ट, केयर, क्लोजनेस। हाँ, उनको मजबूत करना। वो नीला रंग आज भी निविया की पहचान है। सही बात है। अच्छा, तो शुरुआत में ये क्रीम यूरोप में खासकर महिलाओं में काफी तेजी से पॉपुलर हुई। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, और क्योंकि ये जर्मन कंपनी थी, हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था। तो कई देशों में निविया के अधिकार ही छीन लिए गए। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, आप सोचिए कितनी गंभीर चुनौती थी। सालों की मेहनत से जो बाजार बनाए थे, वो रातों रात हाथ से चले गए। फिर युद्ध खत्म होने के बाद उन अधिकारों को वापस पाना, वो एक लंबी लड़ाई थी, लीगल भी, बिजनेस वाली भी। इसने वाकई ब्रांड की सहन शक्ति को परखा। लेकिन वो कामयाब हुए। कामयाब हुए। 1980 आते आते न सिर्फ अधिकार वापस मिले, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर खुद को फिर से मजबूती से खड़ा कर लिया। और वो सिर्फ अपने ओरिजिनल क्रीम तक ही नहीं रुके, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो समझदारी थी। सिर्फ एक प्रोडक्ट पर टिके नहीं रहे, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एक्सपैंड किया। मतलब सनस्क्रीन लाए, फिर मेंस केयर में आए, बॉडी लोशन और भी बहुत कुछ। अच्छा। इसे कह सकते हैं रणनीतिक विविधीकरण। अलग अलग कस्टमर ग्रुप्स, उनकी जरूरतें, उनको ध्यान में रखते हुए नए एरिया में जाना। इससे पहुंच भी बढ़ी और रिस्क भी कम हुआ। यहाँ कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। उनका जो ग्लोबल एक्सपेंशन था, वो सिर्फ सामान बेचना नहीं था, असल बात थी लोकल जरूरतों को समझना। हाँ बिल्कुल, और यही मेरे ख्याल से उनकी ग्लोबल सक्सेस का एक बड़ा राज है, जिसे हम कहते हैं लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण। हाँ, स्थानीय अनुकूलन। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो निविया में ये बहुत अच्छे से किया। मिसाल के तौर पर चीन और दूसरे एशियाई बाजारों में, जहां गोरी त्वचा का चलन ज्यादा है। एग्जैक्टली, वहां उनके नेचुरल फेयरनेस वाले प्रोडक्ट्स जबरदस्त हिट हुए। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है। दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप में देखो, वहां एंटी एजिंग पर ज्यादा फोकस है। अच्छा। तो वहां उन्होंने एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स पर जोर दिया। ये दिखाता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो अलग अलग कल्चर, कस्टमर की उम्मीदें, इनको गहराई से समझ रहे हैं। पर ऐसा भी तो नहीं है कि हर कोशिश कामयाब ही हुई हो। मैंने सुना है उनकी मेकअप लाइन कुछ खास नहीं कर पाई। हाँ, ये बात सही है। उनकी जो मेकअप लाइन थी, वो मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे कुछ वजहें थी। एक तो मेकअप अक्सर फैशन, ट्रेंड्स, ग्लैमर से जुड़ा होता है। वो शायद निविया की जो कोर इमेज है, विश्वास और देखभाल वाली, उससे पूरी तरह मैच नहीं करता था। अच्छा, ये बात है। दूसरा, मेकअप मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। बड़े बड़े प्लेयर पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने समझदारी दिखाई, उस लाइन को बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस वापस अपनी मेन ताकत स्किन केयर पर लगा दिया। ये भी एक स्ट्रैटेजी है। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। सही कहा। और अभी हाल में उन्होंने लोगो और पैकेजिंग में भी कुछ बदलाव किए हैं शायद। हाँ बिल्कुल, हाल ही में उन्होंने लोगो और पैकेजिंग को और सिंपल और मॉडर्न बनाया है। उसका क्या मकसद है? मकसद वही है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाना, उसे आज के दौर के हिसाब से फ्रेश और रेलेवेंट रखना, लेकिन अपनी जो पहचान है उसे खोए बिना। फिर से वही बैलेंस वाली बात है, परंपरा और आधुनिकता के बीच। तो कुल मिलाकर मतलब ये निकलता है कि बाजार तो भाई लगातार बदलता रहता है। बिल्कुल। इसमें टिके रहना है तो अपनी जड़ों पर
अपने कोर प्रिंसिपल्स पर टिके रहना जरूरी है। हाँ, लेकिन साथ ही टाइम और जगह के हिसाब से बदलना, अडेप्ट करना, वो भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। ये एक नाजुक संतुलन है और निविया ने इसे काफी हद तक बनाए रखा है। तो संक्षेप में कहें तो निविया की कहानी हमें यही सिखाती है, कैसे एक मजबूत, भरोसेमंद ब्रांड पहचान बनाओ और फिर उसे दुनिया भर के अलग-अलग बाजारों की जरूरतों के हिसाब से ढालते रहो। तभी लंबी सफलता मिलती है। ये सिर्फ एक क्रीम की कहानी नहीं है। नहीं, ये विश्वास और अनुकूलन, अडेप्टेशन की कहानी है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या? देखिए, निविया का इतिहास रहा है लोकल प्राथमिकताओं के हिसाब से ढलने का। अब भविष्य को देखें, जहां कस्टमर सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं या शायद और भी ज्यादा पर्सनलाइज केयर चाहते हैं। हाँ, ये ट्रेंड्स तो हैं। तो इन बदलती जरूरतों के जवाब में निविया ग्लोबल लेवल पर किस तरह के नए इनोवेशंस या मार्केट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ला सकता है, इस पर सोचना बनता है।